हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल सन एकेडमी। मेरा नाम प्रतीक है और मैं वेलकम करता हूँ आपको इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सीएसई की एक ऐसा चक्रव्यूह जो पिछले साल मई महीने में शुरू हुआ था, वो अभी इस साल अप्रैल महीने में खत्म हुआ। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की पूरी एग्जाम साइकिल की। 2023 की जो एग्जाम साइकिल थी इस साल खत्म हुई और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो यूपीएससी के टॉपर्स जो हमारे साथ कहीं ना कहीं अपनी जर्नी के अंदर जुड़े हुए थे। उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अनअकैडमी इस बार बहुत ही फंटास्टिक रिजल्ट निकाल के लेके आया है। वी हैव गॉट 320 प्लस लर्नर्स आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स जो फाइनल सिलेक्शन में आए हैं, जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के स्टेज में हमारे साथ जुड़े हुए थे। 4 से अधिक टॉपर्स हमारे पास टॉप 10 में है। ऑलमोस्ट 38 के आसपास टॉपर टॉप 100 में है। एंड साथों साथ हम ये कहेंगे कि इंडिया की जो सबसे टफेस्ट एग्जाम हुआ करती थी, उसमें जो लबासना पहुंचाने का पूरा जो रास्ता था, वो इन टॉपर्स ने अन अकेडमी को ट्रस्ट किया। इसके लिए हम भी उनके शुक्रगुजार है। इन टॉपर्स की एक खासियत ये रही है कि इन्होंने फंडामेंटल्स या फाउंडेशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया। और इन फाउंडेशंस के अंदर प्रीलिम्स के लिए अलग से एक डेडिकेटेड तैयारी या एक जोन में आना, मेंस के पॉइंट ऑफ से एग्जाम राइटिंग करना, जहां अन अकेडमी की तरफ से हमने क्यूईपी क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम्स को चलाया। साथों के साथ इंटरव्यू के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक के साथ तैयारी करना, मॉक इंटरव्यूज कराना और एक पूरी की पूरी टीम वर्क स्पिरिट के साथ हम ये रिजल्ट लेके आए हैं। बच्चे की खुद की, टॉपर की खुद की मेहनत तो होती है लर्नर की, बट एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए प्लेटफॉर्म, हमने भी हमारा बहुत सारा समय, हमारा अनुभव इन लर्नर्स के साथ शेयर किया। बाकी तो सबकी अपनी अपनी उड़ान है। इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 9, इसके से ऑल इंडिया रैंक 11 और भी हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों रैंक है जो अन अकेडमी के साथ अपनी तैयारी के साथ जुड़े हुए थे। इनको बहुत सारी शुभेच्छाएं। खैर, हम लोग चलते हैं आगे और आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं मॉडर्न लिटरेचर के बारे में, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज का लिटरेचर कैसे निकल के आया। हमने एक सीरीज को शुरू किया था। इन सीरीज के तहत हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे कि कैसे लिटरेचर की ट्रेडिशंस के अंदर डेवलपमेंट हुआ। पिछले क्लास के अंदर हमने भक्ति लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया था। भक्ति लिटरेचर में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे अलग अलग भक्ति संतों के द्वारा साहित्य लिखा गया। मराठी भक्ति मूवमेंट हो गया, तमिल भक्ति मूवमेंट हो गया, अलवर और नयनारों का भक्ति मूवमेंट हुआ। तो वैसे ही मिडिवल इंडिया के तहत जो साहित्य निकल के आया है, उसमें कौन सी भाषाओं में मेन मेन साहित्य हमको मिलता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दैट विल इवॉल्व। खास करके हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी लिटरेचर कैसे निकल के आया और इनके साथ मिडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ से, ना कि मॉडर्न इंडिया के पॉइंट ऑफ से, मिडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ से देखने की कोशिश करेंगे कैसे एक भाषा के रूप में इन सबका विकास हुआ। खैर, इनका डेवलपमेंट होने से पहले मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा अन अकेडमी, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और आप अगले साल ये पोस्टर में, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर से आइए, तो ज़रूर से आप हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लीजिए। अभी आपको सबसे हाईएस्ट, या मैं सबसे कहूँगा सबसे बिगेस्ट बैक प्राइस ड्रॉप हमने किया हुआ है। 30,000 रुपीज़ के अंदर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप ये कोड यूज़ करिएगा PN लाइव। आपका साथी, आपका दोस्त प्रतीक नायक आपको तैयारी कराएगा 1 साल के अंदर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर। हमारी नई बैचेज़ शुरू हो रही है। नई बैचेस के अंतर्गत हम लोग आरंभ बैच लेके आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां मैं और मेरे साथी एजुकेटर्स आपको तैयारी कराएंगे। हिंदी की बैच है, इंग्लिश की बैच है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल से 22 अप्रैल से वी आर स्टार्टिंग विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शनल कार्निवल। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल कराऊंगा आपको। आपको एक पूरा का पूरा एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शनल के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है, ऑप्शनल का वेटेज क्या है, ऑप्शनल कौन कौन स्टूडेंट तैयार कर सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को इस गैर मान्यता है कि ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर सकते। वैसा भी नहीं है। यू कैन ऑलवेज डू द ऑप्शनल प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस पीरियड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 और इवन 2025, तो डेफिनेटली आपको मिलते ही रहेंगे। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट और देखते हैं कि लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखिए दोस्तों, लिटरेचर में हम हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और मराठी लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे। लैंग्वेज का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ लिटरेचर का डेवलपमेंट देखने की कोशिश करेंगे। सीधी बात, नो बकवास, आपको भी पता है, सीधा सीधा बुक का नाम, फैक्ट का नाम यूपीएससी पूछता है, हम लोग को देखना है। सबसे पहले आती है हिंदी लिटरेचर और हिंदी की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो प्राचीन भारत में जो भाषा बोली जाती थी, एक तो संस्कृत थी, एक प्राकृत थी और धीरे धीरे करके रीजनल लैंग्वेजेस बननी शुरू हो जाती है। करीबन 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास
जो स्थानिक रीजनल लैंग्वेजेस थी वहाँ से ही अपभ्रंश निकल के आया। अपभ्रंश अगर आपको पता होगा, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस जो बहुत सारा वेरिएशन से मर्ज होते हुए आती है। वहाँ से ही अगर आप देखोगे तो हिंदी का विकास होने की शुरुआत हुई। तो हिंदी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स, स्थानिक जो बोलियाँ हुआ करती थी उसके साथ-साथ हमें ये पता चलता है कि अपभ्रंश हुआ जो संस्कृत लिटरेचर का और बहुत सारी वी विल सी की जो स्थानिक बोलियाँ थी, वहाँ से ही हमें ये पता चलता है कि हिंदी का विकास होने की शुरुआत हुई। भारत में हिंदी जो है वो नॉर्मली 3 फेजेस के अंदर डिवाइड हुई है, याद रखना। एक है आदिकाल, आदिकाल का मतलब है कि द ओरिजिन, द एंशिएंट वन और द ओल्ड वन। दूसरा है भक्ति काल और तीसरा है ऋतकाल। ऋतकाल मतलब प्यार का काल सर, है ना? 18th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के आसपास जो हिंदी साहित्य बना है उसमें बड़ी प्यार की रोमांटिक लव स्टोरीज को बहुत ही हाईलाइट किया गया है। भक्ति काल में भक्ति साहित्य, भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे संत थे जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है। आदिकाल दैट वाज द ओल्डेस्ट वर्जन जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके सिवाय आपको एक हिंदी का पीरियड आता है, वो है मॉडर्न पीरियड सर। ओके, मॉडर्न पीरियड का मतलब है कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर आपको नाम याद होगा, तो ही इज नीन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसी किताबें लिखी इन्होंने और उसके थ्रू सटायर के अंदर बहुत सारी चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया। वहां से ही वी विल फाइंड कि नए ऑथर्स निकल के आए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो आज की तारीख में निकल के आया है। रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे आपको ऑथर्स देखने को मिलेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के ऑथर्स के ऊपर अभी ज्यादा नहीं जाएंगे। हम पहले देखेंगे कि मिडिवल इंडिया में हिस्ट्री के ऊपर किस किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। तो हिस्ट्री की हिंदी की ओरिजिन के पीछे अपभ्रंश के बारे में कंसेप्ट याद रखना कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट। ओके, इसके सिवाय हम लोग को पता होना चाहिए कि किन किन ऑथर्स के द्वारा हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन हुआ है इन द मिडिवल एरा, जब ये आदिकाल में था। आदिकाल मतलब सबसे पुराना काल था सर, ठीक है। तो आदिकाल में सबसे प्रोमिनेंट अर्ली ट्रेडिशंस निकल के आता है चांद बरदाई के द्वारा। चांद बरदाई अगर आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट हुआ करते थे और मंत्री भी थे। और इफ यू आर अवेयर, उन्होंने घुरी को मार के बदला भी लिया था। 4 बाज 24 गज अंगुलस प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है मर चुको चौहान, ता बैठा सुल्तान है मर चुको चौहान सर। ओके, और पृथ्वीराज चौहान जिनको ब्लाइंड कर दिया जाता है बाय घोरी इन द बैटल ऑफ तरेन, चौहान उनको घोरी को मार के अपना बदला लेंगे। खैर, ये जो पूरी की पूरी गाथा है, इसको पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है। इट वाज द फर्स्ट एग्जांपल of the Hindi language literature sir. Okay, so it is said somewhere in the 11th and the 12th century जब पृथ्वीराज रासो लिखा गया, ये सबसे प्रोमिनेंट है। इसके सिवाय आपको आमिर खुसरो देखने को मिलता है। अब देखिए, आमिर खुसरो का कंट्रीब्यूशन हमने पर्शियन लिटरेचर में देखा था। आशिका, नूह सिपर, कहजन उल फतह, देवल रानी, खिजर खानी, ऐसी बहुत सारी आपको साहित्य खुसरो के द्वारा लिखी हुई देखने को मिलेगी। उसमें उन्होंने दहलवी हिंदी की बात की है, दहलवी हिंदी की, यानी कि जो हिंदी भाषा है, ज़बान हिंद, उसकी बात करते हैं। तो ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द राइज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। in fact he had written certain couplets in the Hindi language as well। तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या खुसरो ने हिंदी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। इसके सिवाय आपको कबीर देखने को मिलते हैं। अब कबीर के जो दोहा है वो प्योर हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो आदिकाल की हिंदी है और भक्ति काल की हिंदी है। तो आदिकाल और भक्ति काल की हिंदी के अंदर आपको जो ओरिजिनल आज की हिंदी जो बोली जा रही है वो तो नहीं मिलेगी, पर जरूर से विल सी कि कबीर के जो कंपोजिशन है बीजक के रूप में आपको मिलते हैं, कबीर ग्रंथावली के रूप में देखने को मिलते हैं, है ना? कि कबीर जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खरे कि काके लागू पाए सर, है ना? बलिहारी तो गुरु अपनो ते गोविंद दियो दिखाए सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसको पैर लगाओ, और अल्टीमेटली हम तो गुरु के मानेंगे सर। तो इसमें भी आपको हिंदी की झलक तो देखने को मिलती है। नो डाउट इसके अंदर भी कहीं ना कहीं रीजनल डायलेक्ट्स जो फोक लैंग्वेजेस के रूप में है वो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, पर हिंदी में कंट्रीब्यूशन कबीर का भी आपको याद रखना है। इसके सिवाय तुलसीदास जी, पिछले क्लास के अंदर हमने आपको बताया था रामचरितमानस लिखते हैं, अवधी में लिखी जाती है, पर अवधी की जो बोली है वही हिंदवी भाषा या हिंदी के अंदर निकल के आई। तो हम लोग को मिडिवल इंडिया के अंदर जब लैंग्वेजेस की बात करेंगे, आदि और भक्ति काल की खासियत ये है कि इसमें सैकड़ों हिंदी साहित्य के ऑथर्स मिलेंगे जो भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको सूरदास देखने को मिलते हैं। सूरदास के बारे में मैंने शायद आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था। सूरदास वो थे जिन्होंने सूर सागर इनके फॉलोअर्स के द्वारा कंपाइल किया गया। राधा कृष्ण की वर्शिप करते हैं हिंदी साहित्य में, इनका भी कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। इसके सिवाय वी विल सी कि अ प्लिथोरा ऑफ भक्ति सेंट, हमें एक से अधिक प्रकार के भक्ति संत मिलेंगे। हमें रस खान देखने को मिलते हैं जो कृष्णा भक्ति करते हैं। हमें अब्दुल रहीम खान खानम देखने को मिलेंगे। हमें केशव दास, आप हमें बिहारी देखने को मिलते हैं। केशव दास के द्वारा रसिक प्रिया लिखी गई है। रसिक प्रिया अगर आप देखोगे तो वो भी बेसिकली भक्ति काल की ही एक किताब है। बिहारी के द्वारा सत्य साई लिखी गई है।
वो भी वी विल सी कि भक्ति काल की किताब है, उसमें भी कहीं न कहीं हिंदी की आपको इम्प्लीकेशंस मिलेगी। मीराबाई के जो वर्सेस थे कृष्ण वर्शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कहीं न कहीं हमें हिंदी की इम्प्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। तो इन द मिडीवल एरा देयर वर मल्टीपल ऑथर्स, ओके, हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड, ओके। रिलीजियस बैकग्राउंड में आप देखिए, रस खान जो है वो कृष्ण वर्शिप के बहुत बड़े प्रखरक थे सर, ओके। और खासियत इनकी ये है कि वो हिंदी में ही उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हिंदी लिटरेचर में काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। इस हिंदी लिटरेचर में आपको मलिक मोहम्मद जैसी भी देखने को मिलेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के कोर्ट में बैठा करते थे। इन्होंने पद्मावत लिखी थी, अगर आपको याद होगा। पद्मावत बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया और कैसे रावल रतन सिंह वी विल सी कि साफा पहन के, केसर या साफा पहन के कैसे लड़ने के लिए गए और इवेंचुअली सुप्रीम सैक्रिफाइस देता है फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द मदरलैंड, ओके। तो ये सूरी के कोर्ट में बैठने के आपको मिल जाएंगे। वैसे ही आपको नूर मोहम्मद करके देखने को मिलेंगे ऑथर, इनके द्वारा इंद्रवत्स लिखा गया है, उस्मान के द्वारा चित्रावली लिखा गया है। अब्दुल रहीम खान खानम, अगर आपको याद होगा तो ये नवरत्न हुआ करते थे। किसके नवरत्न हुआ करते थे? ही वॉज द नवरत्न ऑफ अकबर सर, ओके। एंड ही हैड contributed with respect to the Hindi literature. He had translated many of the Sanskrit books into Persian as well. तो इस बेसिस के रूप में हम लोग जब कहते हैं तो हिंदी साहित्य मिडीवल एरा में काफ़ी बड़ी मात्रा में निकल के आया। तो हम लोग को इन सब ऑथर्स के नाम पता होने चाहिए, बुक्स के नाम पता होने चाहिए। कुछ-कुछ का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर आने की शक्यता है। इसके साथ-साथ मिडीवल एरा में हिंदी लिटरेचर के अंदर वो कौन से टाइम पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे थे, वो भी पता हो जाना चाहिए सर, ओके। तो कुन-कुन के बारे में मैंने बताया है, जैसे शेरशाह सूरी के बारे में ये याद रखना कि मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, वो शेरशाह सूरी के कोर्ट में बैठते थे। बट उनकी जो राइटिंग है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ का जो कॉन्क्वेस्ट था, उसके ऊपर अपनी किताब पद्मावत लिखी थी। तो मेन थीम हमको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके सिवाय आपको भारतेंद्र युग देखने को मिलता है आधुनिक काल में सर, ओके। आधुनिक काल का मतलब है कि दैट इज़ द पीरियड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो मॉडर्न डे हिंदी लिटरेचर है, मॉडर्न डे हिंदी लिटरेचर है। अब देखिए, मॉडर्न डे हिंदी लिटरेचर को हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं। तो आई विल टेक वन मोर सेशन अबाउट द लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके इन सब के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेस और लिटरेचर के थ्रू इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। तो उसमें ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको देखने को मिलेगा। पर आज के क्लास के अंदर खाली नाम याद रखना। अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत बड़ा एक सटायर था, जिन्होंने वी विल सी कि इनके द्वारा ब्रिटिश भारत की कंडीशंस के बारे में लिखा गया। एक और बुक इन्होंने लिखी थी भारत दुर्दशा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी दयानंद सरस्वती, सुभद्री कुमारी चौहान, जो कहती है कि 1857 में क्या हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ सर, ओके। विल से मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने गोदाम लिखी है। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स आपको मिलती है, पर दिस आर ऑल मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मिडीवल एरा की आपको मेन किताबें पता होनी चाहिए मिडीवल रीजनल लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी मिडीवल रीजनल लिटरेचर के अंदर आपको एक और लिटरेचर देखने को मिलता है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, वो है बंगाली लिटरेचर। अब देखिए, बंगाली लिटरेचर के बारे में मैंने शायद तक आपको बताया था कि जो ओरिजिनल बंगाली लिटरेचर है वो कब निकल के आया था। तो ओरिजिनल बंगाली लिटरेचर पाल पीरियड से निकल के आता है, पहली चीज तो याद रखना सर, ओके। दूसरी, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो चर्य पद है ना, एक बुक लिखी गई थी बाय द सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वर द स्कॉलर्स एंड द एक्सपर्ट्स, जो सिद्ध लोग हुआ करते थे, ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग थे, इनके द्वारा बंगाली साहित्य के अंदर फाउंडेशन किया गया था पाल पीरियड में। और ये जो किताब है बहुत ही मिस्टिक सॉन्ग्स के रूप में थी। इसको डिस्कवर बाद में किया था हरिप्रसाद शास्त्री के द्वारा, तो शायद इनके ऊपर से आ सकता है, या सिद्धा कौन थे इनके ऊपर से सवाल आ सकता है। तीसरा सवाल आपको आ सकता है, चर्य पद क्या है? यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्य पद क्या है? कीवर्ड बेस्ड सेंट्रिक सवाल आ जाता है, हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। ये बंगाली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो ओल्ड बंगाली लिटरेचर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया तो जयदेव के द्वारा आपको देखने को मिलता है। अब जयदेव ने गीत गोविंदा लिखी थी, अगर आपको याद होगा, वो संस्कृत में थी। गीत गोविंदा का जो बंगाली वर्जन है उसको कहते हैं गीत गोविंदम, है ना। गीत गोविंदा जैसा ही है, बट इट इज कॉल्ड एज गीत गोविंदम सर, ओके। गीत गोविंदम which was written by जयदेव, he was also one of the authors belonging to the सेना डायनेस्टी। लक्ष्मण सेन के कोर्ट से बिलोंग करते थे 12th सेंचुरी में। ये बंगाली में लिखी गई थी, ये हमेशा याद रखना। गीत गोविंद जो है वो संस्कृत में आपको मिलेगी। इसके सिवा सहजिया वैष्णविज्म है या गौड़ीय वैष्णविज्म, आपको जो बंगाल के अंदर वैष्णव प्रैक्टिसेस है, इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आपको मिलते हैं। चंडीदास मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, गोविंद दास देखने को मिलेंगे, कृष्णदास कविराज मिलेंगे। इन सब के द्वारा सैकड़ों बंगाली भाषा के अंदर कंट्रीब्यूशन मिलता है।
एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की तो अपनी खुद की कंट्रीब्यूशंस आपको मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू भक्ति मूवमेंट, बट अलोंग विथ अदर पीपल, अदर स्कॉलर्स, दे विल आल्सो। तो आपको पूछा जा सकता है चंडीदास कौन है, गोविंददास कौन है, कृष्णदास कौन है? तो पीछे दास लगेगा, हमेशा याद रखना कि ये मूलतः से कोई भक्ति संत है ना? और नॉर्मली वैष्णवाइट या जो इस्कॉन के ट्रेडिशंस अगर आप देखेंगे आज की तारीख में, तो उसमें संतों के पीछे दास लगता है कि वो कहते हैं कि मैं प्रभु का सेवक बन चुका हूँ। आई एम नाउ द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो उनको मैं हमेशा मानूंगा सर, ठीक है? तो इस बेसिस के रूप में हमको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी बंगाली भाषा इंडियन नेशनल मूवमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में बंगाली भाषा की इंपॉर्टेंस क्या थी? तो बहुत सारे ऑथर्स थे जिन्होंने बंगाली भाषा में लिखने की शुरुआत की, सोशल रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया और सोशल रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने के बाद सैकड़ों किताबें लिखी हैं। एक और सेशन मैं यहाँ पे लूँगा, चिंता मत करना, आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट, जहाँ जो रीजनल ऑथर्स या रीजनल लिटरेचर का सहारा लेके सोशल रिफॉर्म्स किए। जैसे राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी लिखा था, इट वाज पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरेज को लेके काम कर रहे थे, उन्होंने बहुविवाह लिखा था, एक किताब सर सोम प्रकाश करके न्यूज़पेपर आता था, ये बंगाली में आता था। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण करके एक किताब लिखी थी, अगर आपको पता होगा, इट वाज बेस्ड ऑन द इंडिगो रिबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट 1858 के अंदर होता है। और ये जो इंडिगो रिवोल्ट होता है, ये इंडिगो रिवोल्ट की खासियत ये है कि इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन दी बंगाली लैंग्वेज ओनली सर, है ना? तो ये उसको फिर ट्रांसलेट किया था बाय माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता ये मूलतः से बंगाली साहित्यकार भी थे और हेनरी विवियन डेरिजो के साथ जुड़े हुए थे। हेनरी विवियन डेरिजो का एक मूवमेंट था जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। क्या नाम था? यंग बंगाल मूवमेंट, उसके साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मेघनाद वध काव्य। मेघनाद वध काव्य सर, ठीक है? मेघनाद कौन थे? रावण के फैमिली मेंबर हुआ करते थे, उसका वध किया गया था, उसके ऊपर की कविता है सर, ठीक है? अश्विनी कुमार दत्ता आपको देखने को मिलता है, ये स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बहुत एक्टिव लीडर हुआ करते थे बंगाल में और इनके द्वारा भी बंगाली राष्ट्रवाद को फैलावा दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ लिखते हैं, ये भी बंगाली के अंदर आपको मिलेगी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, इनफैक्ट एक एंथम लिखा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश लेटर ऑन। वी विल सी कि इट वाज आल्सो रिटन इन बंगाली। बंगाल से ही राष्ट्रवादी ऑथर आपको देखने को मिलते हैं शरत चंद्र चैटर्जी, जिनके द्वारा पथेर दाबी लिखी गई है। पथेर दाबी अगर आपको ना पता हो, भारत के जो क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिवॉल्यूशनरीज, ये 1920s में बंगाल में उनको ठप कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो उसमें एक कैरेक्टर ये निकालते हैं जिनका नाम था सब्यसाची, और सब्यसाची को ऐसा दिखाया गया कैरेक्टर के रूप में कि इसने ब्रिटिश के सामने लोहा लिया था सर, ओके, और फिर विद्रोह करने का प्लान किया था। तो वहां से ये बुक बहुत रिवाइव हुई। इसके सिवाय बंगाल में बंगाली साहित्य और बंगाली राष्ट्रवाद के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई है। अलग से सेशन लेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। अदर देन दिस वी विल फाइंड कि मॉडर्न पीरियड में या मिडीवल पीरियड में गुजराती भाषा का भी डेवलपमेंट हुआ। अब गुजराती भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको नरसिंह मेहता के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जब गुजरात में हुआ करते थे नरसिंह मेहता, तो वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट को शुरू करते हैं ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सर, ओके। तो वैष्णव जन कौन है? ऐसा जेंटलमैन या ऐसे भगवान कौन है जो दूसरों की दुख दर्द जानते हैं? तो इनके द्वारा बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर लिखा गया है। बुक का नाम नहीं है, दे आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर। प्रभातीय पद और आख्यान कहते हैं, दिस आर स्मॉल स्मॉल वर्सेस विच आर बीइंग हाइलाइटेड एंड रिटन बाय नरसिंह मेहता। इसके सिवाय आपको एक सोशल रिफॉर्मर मिलेंगे, नर्मद। नर्मद बेसिकली सोशल रिफॉर्मर थे, विडो रीमैरेज के ऊपर बहुत काम करते हैं। आपको 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अंदर आपको ज़वेरचंद मेघानी देखने को मिलते हैं। ज़वेरचंद मेघानी का काम या कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिलता है। जब गांधी जी जाने वाले होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इंग्लैंड में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन के अंदर, तो मेघानी साहब उनको कहते हैं कि "छेल्लो प्यालो ज़हर नो पी जाओ बापू, इवन द लास्ट कप ऑफ पॉइज़न यू मस्ट ड्रिंक बापू, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इंग्लैंड में जाके ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में आप जा रहे हो तो इसमें कोई न्याय मिलेगा हमको सर, ओके। तो नर्मद थे, गोवर्धननाथ त्रिपाठी थे, इनके द्वारा सरस्वती चंद्र आज की तारीख में एक बहुत ही फेमस सीरियल के रूप में निकल के आई है। कनायल मुंशी विल सी की कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, गांधी के साथी भी थे। इनके द्वारा जय सोमनाथ लिखा गया कि सोमनाथ का हिस्ट्री क्या है, सोमनाथ टेम्पल की अभी रिसेंटली आप देखोगे न्यूज़ के अंदर भी बहुत सारा था, तो हमें इनका नाम भी पता होना चाहिए। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि आपको पंजाबी लिटरेचर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब देखिए कि पंजाबी लिटरेचर का जो फाउंडेशन है, वो ऐसे तो लोग कहते हैं सिक्खी मूवमेंट से हुआ, यानी कि जो गुरुजन निकल के आए, गुरु नानक, और गुरु नानक के बाद वी विल सी कि गुरु अंगद निकल के आते हैं, फिर अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी, इसके बाद जितने भी सिख गुरु थे 10 के 10 उनकी टीचिंग्स को इकट्ठा किया गया।
शुरुआती दौर के अंदर ऐसा मानते हैं कि इट बिलोंग्स टू द नाथ योगी एरा सर, ओके। नाथ योगी यानी कि नाथपंथी संप्रदाय जो 12वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में निकल के आए बाबा गोरखनाथ के बताए रास्ते के ऊपर से, वहाँ से कहीं न कहीं रीजनल लैंग्वेज पंजाब में भी फ्लरिश होनी शुरू हुई। मेन तो निकल के आई है गुरु नानक के समय के, क्योंकि गुरु नानक के जो टीचिंग्स थे वो गुरबानी के रूप में इकट्ठे हुए। तो गुरु की वाणी को धीरे-धीरे शब्द के रूप में उसमें से म्यूज़िकल कंपोज़िशंस बने और उसमें से ही साहित्य बना। साहित्य लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट निकल के आई जिसे हम लोग कहते हैं विलसी की गुरुमुखी, है ना? गुरु के मुख से बोलने वाली जो लिपि है, जो निकल के आती है उसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पंजाबी भाषा की जो स्क्रिप्ट है उसको गुरुमुखी कहते हैं। सैकड़ों किताबें लिखी गई मिडीवल इंडिया के अंदर। भक्ति के पॉइंट ऑफ से हम लोग को याद रखना है, एक तो आदि ग्रंथ साहिब और लेटर ऑन फाइनल जो 10 गुरुओं का कंपाइलेशन हुआ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में। आदि ग्रंथ साहिब की फाउंडेशन किसने रखी थी याद रखना, 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव के द्वारा। क्योंकि गुरु अर्जन देव का ये मानना था कि वी शुड कोडिफाई ऑल द टीचिंग्स ऑफ द अर्लियर गुरुज, ओके। एक सिखी के ऊपर स्पेशल सेशन ले लूंगा, आई टेक अ स्मॉल वीडियो ऑन द सिख मूवमेंट एंड द सिखी मूवमेंट। दसों के दसों गुरुओं की इंपॉर्टेंस क्या है उसके ऊपर भी चर्चा कर देंगे सर, ओके। तो इनकी कंट्रीब्यूशन आपको मिलती है, बाबा फरीद, बुल्ले शाह की कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, गुरु नानक की कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है सर, ओके। तो ऐसे बहुत सारे सिख गुरु थे जो कहीं न कहीं पंजाबी लैंग्वेज के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे इन द मिडीवल एरा सर, ठीक है। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है, किस तरह से ये डेवलप कराते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल फाइंड कि मराठी लिटरेचर आपको मिलता है। अब देखिए मराठी लिटरेचर 2 पार्ट में मिलेगा। एक होता है भक्ति मूवमेंट के अंदर जहाँ एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव अगर आप देखोगे, जानबाई, रामदास, आपको बहुत सारे भक्ति संत मिलेंगे जो नॉर्मली वारकरी या धारकरी संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं। उनके ऊपर मैंने एक सेशन पिछले क्लास के अंदर लिया था सर, ओके। उसके भी पहले मराठी लैंग्वेज का इमर्जेंस हो चुका था। कैसे हुआ था याद रखना, मराठी लैंग्वेज भी मूलतः से अपभ्रंश से बन के आई, अपभ्रंश। तो प्राकृत भाषा की जो वेरिएशंस बन के आए ना, प्राकृत एक लैंग्वेज के रूप में थी और प्राकृत के बहुत सारे ब्रांचेस बन के आए। तो इनकी वेरिएशन से ही विल फाइंड कि महाराष्ट्रीय प्राकृत निकल के आया, महाराष्ट्रीय प्राकृत, ओके। ये महाराष्ट्रीय प्राकृत इसको पश्चिमी प्राकृत भी कहते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हड़ करके एक ऑथर हुआ करता था सातवाहना डायनेस्टी में। इसके द्वारा प्राकृत में लिखा गया था एंड विल फाइंड कि इट वाज़ एन एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्रीय प्राकृत। वहाँ से ही धीरे-धीरे 8वीं 9वीं शताब्दी तक आते-आते दी मराठी लैंग्वेज हैड इमर्ज्ड, ओके। मराठी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्कॉलर देखने को मिलते हैं मुकुंद राज, ओके ना समझे, जो मूलतः से नाथपंथी ट्रेडिशन से बिलॉन्ग कर रहे थे, बाबा गोरखनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद ग्रेजुअली एक गुरु निकल गए जिनका नाम था गुरु चक्रधर स्वामी, इनका नाम याद रखना सर, ओके। यादव वंश हुआ करता था, देवगिर में रूल करता था। देवगिर इज़ इन महाराष्ट्र, दौलताबाद लेटर ऑन बन गया। ये जो देवगिर के अंदर यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी, वहाँ से एक वी विल सी कि गुरु निकल के इस दौर में जिनका नाम था चक्रधर स्वामी। इन्होंने महानुभाव की संप्रदाय की स्थापना की थी, कृष्ण वर्शिपर्स थे बाय द वे सर, ठीक है। और इनके समय पे वी विल सी कि मराठी लैंग्वेज को बहुत पॉपुलराइज़ किया गया। तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को पॉपुलराइज़ करने के पीछे भक्ति मूवमेंट की बहुत बड़ी योगदान है। नॉर्मली कृष्ण को मानने वाले थे या विट्ठल को मानने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे विठोबा के रूप में सर, ठीक है। विट्ठल या विठोबा कहाँ पे? पंढरपुर के अंदर उनका जो मंदिर आया हुआ है, वहाँ पे उनकी वर्शिप होती है। तो व्हेन वी सी द केस ऑफ द मराठी लैंग्वेज, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि चक्रधर स्वामी जो महानुभाव संप्रदाय के गुरु हुआ करते थे, मैच द फॉलोइंग में याद रखना, और यादव पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे थे 11वीं शताब्दी के बाद। इनके फॉलोअर्स के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था लीला चरिता। इट वाज अ बुक रिटन इन मराठी लैंग्वेज ओनली। इट वाज अ बायोग्राफी ऑफ चक्रधर स्वामी बिकॉज़ ही वाज द फाउंडर ऑफ अ महानुभाव सेक्ट। महानुभाव सेक्ट किसको मानती है? कृष्ण भगवान को इष्ट देव के रूप में मानेगी सर, ओके। तो इस बेसिस के रूप में मराठी भाषा का इवोल्यूशन हुआ। ये ओल्ड मराठी लैंग्वेज थी। जैसे-जैसे समय आगे गया, ये मराठी लैंग्वेज में वी विल सी कि पहले जो स्क्रिप्ट चलती थी, इसको कहते थे मोडी स्क्रिप्ट, याद रखना, इट इज कॉल्ड एज मोडी स्क्रिप्ट, ओके। सो द एंशिएंट और द अर्लियर स्क्रिप्ट ऑफ मराठी वाज कॉल्ड एज मोडी स्क्रिप्ट। आज जो लिपि लिखी जाती है वो कौन सी है? देवनागरी है। जैसे हिंदी है संस्कृत में लिखी जाती है, वैसे ही मराठी में भी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी लिपि में आ गई है, पर पहले मोडी स्क्रिप्ट चलती थी, ये प्लीज रिमेंबर सर, ठीक है। सो द ओल्ड मराठी लैंग्वेज दैट इवॉल्व्ड इन द ग्रेजुअल एरा वाज यूजिंग द मोडी स्क्रिप्ट। जैसे-जैसे समय आगे गया वैसे-वैसे जो भक्ति संत है सर, भक्ति संत है, भक्ति संत में हमेशा याद रखना कि ज्ञानेश्वर से लेके तुकाराम तक विट्ठल को या विठोबा को सबसे ज़्यादा मानते थे और इनके द्वारा मराठी लिटरेचर को बहुत कंट्रीब्यूट किया। अभंग लिखा गया, भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी गई, वेदों के ऊपर कमेंट्री लिखी गई सर, ओके। नामदेव ने लिखा था, ज्ञानदेव ने लिखा था, एकनाथ ने लिखा था, तुकाराम के द्वारा अभंग लिखे गए थे और रामदास के द्वारा दास बोध, है ना समझे। रामदास एकमात्र थे जो वारकरी संप्रदाय से नहीं बिलॉन्ग करते थे, याद रखना सर, ठीक है।
रामदास जो थे, समर्थ गुरु रामदास, वो धरकरी संप्रदाय से बिलोंग कर रहे थे और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी हुआ करते थे। तो कभी-कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर आएगा कि भाई ये मराठी भक्ति मूवमेंट और मराठी लिटरेचर के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस बेसिस के रूप में करीबन 18th 19th सेंचुरी तक आते-आते व्हेन वी ट्राई टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, ऑलमोस्ट भारत के हर एक विस्तार में, ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री द रीजनल लैंग्वेजेस हैड गॉन अप सर, ठीक है ना? तो हमें बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर से जो सवाल यही आएंगे, ऑथर का नाम आएगा, अंडरस्टैंड? हमको उनके द्वारा कोई बुक लिखी गई है वो आपको पूछी जा सकती है। दूसरी कंटेम्पररी कंडीशंस या कंटेम्पररी जो पीरियड है वहां से आपको सवाल आने की शक्यता है। तो आज हमने मेन देखा है हिंदी भाषा का उद्भव, मराठी भाषा का उद्भव, मराठी में मराठी भक्ति संतों को पिछले क्लास में देख लिया है। एक भक्ति मूवमेंट का सेशन लिया था, प्लीज आप उसका रिकॉर्डिंग देखिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू इट। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो हमने गुजराती में देख लिया है, गुजराती साहित्य में किसने कंट्रीब्यूट किया और बंगाली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है नेशनलिस्ट लिटरेचर सर, ठीक है? कौन सा आएगा टॉपिक? नेशनलिस्ट लिटरेचर। नेशनलिस्ट लिटरेचर, but it will be in the form of regional languages, okay? It will be in the form of English languages, and it will be in the form of रीजनल लैंग्वेजेस, स्थानिक भाषा में। इसमें बंगाली से लेके वी विल फाइंड कि तमिल से लेके वी विल सी कि इंग्लिश जैसी भाषाओं में हम बात करेंगे। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बुक्स का भी नाम देखेंगे और न्यूज़पेपर का भी नाम देखेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो स्थानिक न्यूज़पेपर्स निकल के आए हैं, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इनटू द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। ये खास करके अगर आप देखिएगा तो 19th और 20th सेंचुरी का पीरियड है। दिस इज अ पीरियड ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी, बट इसके लिए एक और सेशन हम लोग करेंगे। आज यहाँ पे ही रोकते हैं और यहाँ आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशन चाहिए और हिस्ट्री को और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप आइए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर और आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी को आसान बनाइए। दोस्तों, ये जो मैं पीवाईक्यूज कर रहा हूँ इसमें रस खान के ऊपर से सवाल आ चुका है, बिहारी के ऊपर से सवाल आ चुका है, मोदी स्क्रिप्ट के ऊपर से सवाल आ चुका है। ऐसे सैकड़ों सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका लाभ हुआ होगा। इस क्लास की जो डिटेल पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन की लिंक भी मिलेगी। आप जरूर से ज्वाइन करिए हम लोग के साथ। ये कोड यूज करना PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगले साल मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे इसी तरह के पोस्टर्स के साथ हमारे साथ जुड़िए और मैं आपका नाम लूँ और मैं गर्व के साथ कह पाऊँ कि हमारे लर्नर थे। अनन्या जो रैंक 3 है, शी वॉज अवर लर्नर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लस क्लासेस के अंदर। नौशीन हमारे लर्नर थे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए थे। सृष्टि दबास इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर थी। तो वी हैव अ प्लिथोरा ऑफ लर्नर्स हु हैव क्लियर्ड एंड आई वांट यू कि आप भी अगले साल हमारे साथ जुड़िए। ये कोड को जरूर से यूज करना, PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं आपका साथी, आपका दोस्त आपके लिए जरूर से यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो, कोई भी सवाल होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।